Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Mauryan Empire and in the last video we have completed this portion, this administration part. हमने प्रशासन वाले हिस्से को खत्म कर लिया था और इस तरह से हमने मेजर पोर्शन जो है मौर्यन एम्पायर का हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया भी था कि 80 to 90% जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो सोर्सेज, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से आने वाले हैं, यानी स्रोत, राजनीति और प्रशासन से आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि कुछ और हेडिंग्स है जो कि उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो आपको मिलेंगी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने जब ये कहा कि 80 to 90% क्वेश्चन यहां से बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर 10 to 20% यहां से बनते हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहां भी है। हालांकि यहां पे हमारा हम बिल्कुल समापन की तरफ है, हम अब खत्म ही करने वाले हैं, जल्दी ही 3-4 वीडियो और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा मौर्यन पीरियड। तो हम अब देखेंगे प्रशासन के बाद इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था वाले पार्ट को। ठीक है, और उसके बाद हमें सोसाइटी, समाज देखना है, इसी में कुछ कल्चर उल्चर जहां जरूरत पड़ेगी, रिलीजन हम देख लेंगे और फाइनली हमें पतन को देखना है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में प्रशासन खत्म किया और यहां पे हम इकोनॉमी को शुरू करने वाले हैं। और इकोनॉमी में देखिए ये सब पॉइंट्स है, आप देख के घबराइएगा मत कि फिर हमें उतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं, 2 ही वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो में, आज के वीडियो में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, देखिए हमें जो इकोनॉमी में पढ़ना है, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर, अबाउट फॉरेस्ट, अबाउट टेक्सटाइल, अबाउट माइनिंग, अबाउट अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। B&L मींस बोरोइंग एंड लेंडिंग, महाजनी व्यवस्था, करेंसी सिस्टम यानी कि मुद्रा प्रणाली, और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी वाणिज्य और व्यापार के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी में देख लीजिए हिंदी वालों के लिए भी कृषि, वन, वस्त्र उद्योग, खान और कुछ अन्य उद्योग जिसमें शिल्प आ जाएंगे। ठीक है, क्राफ्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको महाजनी व्यवस्था है, बोरोइंग एंड लेंडिंग, उसके बाद मुद्रा प्रणाली है और फिर व्यापार वाणिज्य है। तो ये हमें खत्म करना है इकोनॉमी वाले पार्ट में। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब देखिए यहां आज का जो हमारा वीडियो होगा, वो वीडियो जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एग्रीकल्चर पे होगा और फॉरेस्ट पे होगा। ये 2 पॉइंट हम आज के वीडियो में खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये सारा खत्म कर लेंगे, यानी 2 वीडियो में आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। 3-4 वीडियो और लगेंगे जिसमें हम अब सारा मौर्य प्रशासन, क्योंकि बहुत बड़ा है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो बनते हैं एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जाम में, वेदर इट इज यूपीएससी, वेदर इट इज स्टेट सर्विसेज और वेदर इट इज एसएससी, ठीक है, या कोई और एग्जाम, नेट, जेआरएफ, जो भी हो, वहां पे आपके सवाल जो हैं वो मौर्यन डायनेस्टी से बनते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए सब कुछ आ जाएगा, बुद्धिज्म भी आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। अशोक जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो ये जो है हम देखने वाले हैं आज एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी आज हम देखेंगे 2-3 इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट्स कुछ महत्वपूर्ण हैं आपके कौटिल्य के और मेगास्थनीज के, वो देखेंगे। ठीक है, कुछ कथन है और रेवेन्यू यानी राजस्व को देखेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर के संबंध में हम राजस्व को देख चुके हैं पहले जब हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे वहां पर, फिर भी आज हम इसे थोड़ा सा इसमें देखेंगे। ठीक है, और सेतु बंद राज्य की तरफ से जो सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी उसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में। तो आइए आज का वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा लिंक करते हैं कि सोर्सेज जो है हमने पढ़ा था जब शुरुआत की थी तभी से। सबसे पहला पॉइंट सोर्सेज, उसमें एक था लिटरेरी यानी साहित्यिक सोर्सेज और दूसरा था आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक सोर्सेज। ठीक है, और यहां पर वी स्टडीड अबाउट द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, एंड आई थिंक एवरीथिंग अबाउट द मौर्यन एम्पायर, अबाउट द मौर्यन पीरियड comes out of maximum portion, not everything but maximum portion, 90%, 95% comes out of these two. Okay, यही से आपको 80 to 90% जो मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो निकल के आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ किताबों को भी देखा था, लाइक we knew about some Jain texts, some Buddhist texts and some other books like
विशाखादत्ताज विशाखा मुद्रा राक्षस। ओके, मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्ता का था उसको देखा था। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हाँ, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, ये सब हमने देखा था। तो तमाम चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। आफ्टर दैट हमने आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोतों में हमने देखा था सोगौरा कॉपर प्लेट अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है। सोगौरा यानी कि गोरखपुर का यह अभिलेख है, गोरखपुर में है ये यूपी में, एक सोगौरा कॉपर प्लेट। और उसके अलावा बोगरा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बांग्लादेश, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में हमने देखा था महास्थान इंस्क्रिप्शन। हाँ, उसके बाद अशोकन एडिक्ट्स को देखा था हमने सोर्सेज में, ठीक है। हमने देखा था अशोकन एडिक्ट्स को, जिसमें कि रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स यानी कि शिलालेख, ठीक है, आपको कह सकते हैं स्तंभ लेख और गुहा या गुफा लेख, वहां देखा था। रुद्रदामन का भी अभिलेख देखा था हमने सौराष्ट्र का। तो ये सारा हमने सोर्सेज यहाँ पे खत्म किया था। देन हमने क्या किया था कि हमने पॉलिटी के बारे में जाना था, ठीक है। और पॉलिटी में हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था, हाँ, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग घनानंद, ठीक है। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी फाउंड किया था, मौर्यन एम्पायर फाउंड किया था। उसके बाद बिंदुसार, इनके बेटे, हमको देखा था। और फिर अशोका द ग्रेट को हमने पढ़ लिया था बहुत डिटेल में। एडमिन पार्ट में भी हमने खत्म कर लिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे कैसे चलता था। हमने ये बताया था कि जो एम्पायर है, द किंग वाज द सुप्रीम बॉस ऑफ एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। ही वाज रिस्पॉन्सिबल, ही वाज द सुप्रीम बॉस फॉर एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। सभी प्रशासनिक गतिविधियों का वो सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी, तो एक तरह से राजा ही था, एम्पायर था, ठीक है। वेदर इट इज जुडिशियरी, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज डिफेंस, सब कुछ जो था, सब कुछ सुप्रीम पावर उसी के हाथ में था। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, हमने बताया था। उसके बाद हमने मंत्रिणा बताया था कि 3-4 लोगों का समूह था, दैट वाज एडवाइजरी बॉडी। हाँ, मंत्रिणा एडवाइजरी बॉडी था जो राजा को सलाह दिया करता था, एम्पायर को, महत्वपूर्ण मसलों में, रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट 18 तीर्थास, जो कि महामात्य कहा जाता था। इनको हाई रैंक ये मिनिस्टर्स है, महामात्य। 18 तीर्थों की बात हमने की थी, उनको तीर्थ कहा जाता था। फिर हमने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, जिसमें हमने 27 सुपरिटेंडेंट्स, अध्यक्षों की बात की थी। एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा 27 सुपरिटेंडेंट्स की बात करते हैं, कुछ अन्य किताबों में 26 भी लिखा हुआ है। तो वो हमने जाना था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी। फिर नगर एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देखा था। हाँ, दैट वाज गवर्न्ड थ्रू 6 कमिटीज। सिमिलरली डिफेंस वाज गवर्न्ड थ्रू 6 कमिटीज, 6 समितियों द्वारा इनको हैंडल किया जाता था, सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन को। उसके बाद हमने रेवेन्यू व्यवस्था देखा, ठीक है, राजस्व व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, हाँ, न्याय व्यवस्था, सब कुछ हमने यहाँ पे खत्म कर लिया था। और आज हम यहाँ पर आए हैं इकोनॉमी पे। तो लगभग हमने खत्म कर लिया है। बस 2-3 और वीडियो होंगे जिसमें कि हमारा ये सारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा मौर्यन पीरियड खत्म होगा। फिर हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में इन करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को इकोनॉमी में। सबसे पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि जो इकोनॉमी है, देखिए एक बात समझिएगा, इकोनॉमी ऐसे लिखता हूं मैं, इकोनॉमी यहीं से कर देता हूं। ये जो इकोनॉमी है, ठीक है, तो इकोनॉमी में आप समझिएगा एग्रीकल्चर, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कृषि, पशुपालन, इसको कहेंगे पशुपालन, और वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है, वाणिज्य व्यापार, ठीक है, इसको कहेंगे पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये 3 जो है ना, ये जो है, इनको वार्ता कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, इनको कहा गया है वार्ता, यानी वृत्ति के साधन, वार्ता। तो ये आप अभी नोट कर लीजिए, ये है वार्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को वार्ता कहा गया है, जो कि मुख्य आधार था। हालांकि डोमेस्टिकेशन के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी किताबों में। डोमेस्टिकेशन का मतलब बहुत सारे जानवर को रखा गया, गाय भैंस, और कृषि में जो जानवर बैल इस्तेमाल किए गए होंगे। ठीक है, तो कहा गया था कि कृषि के जो आधार हैं वो, सॉरी, इकोनॉमी के जो आधार है, इकोनॉमी के, वो एग्रीकल्चर यानी कृषि, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी वाणिज्य और व्यापार थे। और इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया, यानी वृत्ति के साधन। तो दिस वार्ता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप याद रखिएगा कि वार्ता किसको कहा गया है। ठीक है, कहीं आ जाए कि वार्ता क्या था भाई। ठीक है, तो वार्ता याद रखिएगा, कृषि यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि वाणिज्य और व्यापार, इनको सम्मिलित रूप से कहा गया है वार्ता। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है, एक बात समझ लीजिएगा कि 6ठी सेंचुरी बीसी में, हाँ 6th सेंचुरी बीसी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सेकेंड अर्बेनाइजेशन वाला फेज था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, सेकेंड अर्बेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी 6th सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य जब आया तो इसकी अर्थव्यवस्था ने सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज को और ज्यादा, ठीक है, मजबूती प्रदान की, हाँ, ताकत प्रदान की सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज को। इसी समय मौर्य पीरियड में ही पक्की ईंटों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अगर आप ना जानते हो या मैंने कहीं बताया ना हो तो बर्ट ब्रिक का इस्तेमाल यहां पे शुरू कर दिया गया था। ठीक है, वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप तो देखे ही होंगे, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। ठीक है, आप रूरल सिविलाइजेशन में आ गए थे, वो शहरी सभ्यता थी, फिर रूरल सिविलाइजेशन में आ गए थे हम, किसमें, वैदिक पीरियड में, और फिर पक्की ईंटों का इस्तेमाल यानी कि बर्ट ब्रिक का इस्तेमाल यहाँ पे शुरू हुआ था। तो इसलिए एक तो इकोनॉमी और ये सब चीजें आपको बताती हैं कि सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज को, हाँ, बहुत ज्यादा इससे ताकत मिली थी। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट की। तो अभी हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। आपको यहां याद रखने वाली एक बात, वार्ता, वार्ता क्या है भाई? इकोनॉमी में हम देखेंगे मौर्य पीरियड में इकोनॉमी के 3 आधार माने गए हैं, एग्रीकल्चर, कृषि, डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन, और ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि वाणिज्य और व्यापार। इनको सम्मिलित रूप से, हाँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3, हाँ, इज कॉल्ड वार्ता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर पे हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर जो है, इसमें हमने अभी अभी बताया कि 3 पार्ट को हम देखेंगे एग्रीकल्चर में यानी कृषि में। हाँ, we'll see some important statements, given by Kautilya and Megasthenes. Thereafter, we'll discuss about revenue administration regarding agriculture. वैसे हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि इकोनॉमी में आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा तो इसलिए यहां पे भी मैं बता दूंगा। एंड देन सेतुबंध, सेतुबंध वाज द इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन 3 चीजों पे आज हम देखेंगे, और साथ साथ एक फॉरेस्ट के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, वन के बारे में कि इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो इन चीजों को हम देखना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स को देखेंगे जो मौर्य एग्रीकल्चर है। देखिए मौर्य एग्रीकल्चर यानी कि अगर हम कृषि की बात करते हैं, ठीक है, कृषि की बात करेंगे तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं यहां पर आप देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसके किसके हैं? 2 लोगों के। एक तो यहां कौटिल्य
देख लीजिए, कौटिल्य का होगा और दूसरा मेगास्थनीज। देखिए यहां पे है कौटिल्य, ठीक है, और यहां पे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे। ही वॉज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ बातें हम समझते हैं। सबसे पहले कौटिल्य ने कहा है, पहली बात कौटिल्य ने कहा है लैंड के बारे में। ठीक है, लैंड के बारे में क्या कहा है, यहां आप ऐसे चाहें तो ठीक है। वैसे कौटिल्य ने लैंड के बारे में क्या कहा है, लैंड जो होनी चाहिए अदैव मात्रिक होनी चाहिए। देखिए मैं इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं, अदैव मात्रिक। अदैव मात्रिक, अब अदैव मात्रिक का मतलब क्या हुआ, मीन्स एग्रीकल्चर मस्ट बी पॉसिबल विदाउट रेन ओवर दिस टाइप ऑफ लैंड। अदैव मात्रिक लैंड का मतलब बिना वर्षा के ही एग्रीकल्चर संभव हो सके। ठीक है, यहां पर इसका मतलब है एग्रीकल्चर विदाउट रेन, यानी कि लैंड अदैव मात्रिक का मतलब कि वर्षा की जरूरत ना पड़े, वैसा लैंड हो और वहां पे खेती हो जाए। ये कहा किसने, कौटिल्य ने। ठीक है, अदैव मात्रिक। ठीक है, उसके बाद पहली बात कौटिल्य ने ये कही। दूसरी बात कौटिल्य ने क्या कही, कौटिल्य ने कही थी एक बात कि न्यू लैंड ऐसे लिखते हैं, न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर। न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर मस्ट बी प्रोमोटेड ऑन न्यू लैंड्स। नई भूमि पे, नई भूमि बिकॉज क्यों, बिकॉज ये जो है नई भूमि जो होगी, ये नई भूमि ये जो होगी ये फर्टाइल होगी। फर्टाइल होगी तो इससे रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज होगा। ठीक है, हमने क्या देखा, मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में स्टेटमेंट कुछ है। पहला है कौटिल्य का, इधर मैंने लिखा, इधर मेगास्थनीज। ठीक है, कौटिल्य ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो लैंड शुड बी अदैव मात्रिक, मीन्स कि एग्रीकल्चर विदाउट रेन, ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां बिना बारिश के भी खेती हो जाए। और दूसरा न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, न्यू लैंड मस्ट बी प्रोमोटेड फॉर एग्रीकल्चर, यहां आप लिख सकते हैं, मीन्स कि नए लैंड पे, नई भूमि पे अगर खेती की जाएगी तो नई भूमि जो होगी वो फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होगी एंड इट विल गिव मोर रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू विल इंक्रीज इफ वी यूज न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कहा गया है किसके द्वारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। दोनों आप अर्थशास्त्र लिख सकते, कौटिल्य कह सकते हो या अर्थशास्त्र कह सकते हो। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य, या यहीं पे आप अर्थशास्त्र भी लिख सकते हो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या कौटिल्य का है या अर्थशास्त्र का है, बात एक ही है। तो ये महत्वपूर्ण बात, तो यहां पे आपको याद रखनी है पहली बात अदैव मात्रिक शब्द को, और न्यू लैंड पे खेती करने की बात को कही गई है। ठीक है, अब आते हैं मेगास्थनीज पे। मेगास्थनीज ने क्या कहा, देखिए मेगास्थनीज ने कहा, यहां पे देखिएगा मेगास्थनीज, इसने कहा कि जो रेन है, जो बारिश है, ये 2 times in a
इसने कहा कि बारिश जो है भारत में साल में वर्ष में 2 बार आती है। ठीक है, ठीक है। रेन के बारे में कहा है, बारिश के बारे में, हाँ, 2 टाइम्स इन ए ईयर। ठीक है, पहली बात। और इससे क्या होता है कि इस रेन की वजह से जो 2 बार बारिश आती है, तो भारतीय जो है यहां पे रीपिंग ऑफ 2 क्रॉप्स reaping of crops two times in a। ठीक है, अब देखिएगा, मेगास्थनीज ने कहा कि रेन जो है, बारिश जो है 2 टाइम्स इन ए ईयर, साल में वर्ष में 2 बार बारिश आती है। ठीक है, तो इसलिए रीपिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल की जो कटाई है वो भी 2 बार होती है साल में। ठीक है, या तो 2 फसलें काटते हैं या 2 बार होती है, जो भी कहा हो। ठीक है, ये चर्चा में है। ठीक है, उसके बाद ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां का जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यहां पे ठीक है, यहां का जो भारत का जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, हैव मॉइस्चर ऑल द टाइम। हाँ, हैव मॉइस्चर ऑल द टाइम दैट मेक लैंड फर्टाइल। ठीक है, क्या कहता है, एग्रीकल्चरल लैंड्स इन इंडिया हैव मॉइस्चर। एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, एग्रीकल्चरल लैंड पे क्या है, मॉइस्चर है, हाँ, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सालों भर नमी बनी रहती है। ठीक है, इन इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड्स, हाँ, in India have moisture all the time that make such lands fertile। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे थ्रू आउट द ईयर आपको पूरे भारत में क्या जो लैंड है बहुत उपजाऊ है, इसलिए ये जो लैंड है ये फर्टाइल है, तो अच्छी खेती होती है। 2 बातें हो गई मेगास्थनीज की। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा। पूरा लैंग्वेज आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। हाँ, सामान्यतः, जनरली, उसने क्या कहा, जनरली ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स इन इंडिया हैव मॉइस्चर ऑल द टाइम दैट मेक सच लैंड फर्टाइल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जनरली ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स इन इंडिया हैव मॉइस्चर ऑल द टाइम दैट मेक सच लैंड्स फर्टाइल। यानी कि पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरे भारत के जो कृषि भूमि है उसमें नमी होती है। मॉइस्चर का मतलब हिंदी वाले लिख लेंगे नमी होती है या सीलन होती है, जिससे ये फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बने रहता है, उपजाऊ बने रहता है। 2 बात हो गई। और तीसरी बात जो मेगास्थनीज ने कही वो कही नो फैमिन। नो फैमिन, यहां पे मैं, ठीक है, नो फैमिन यानी कि दुर्भिक्ष, अकाल, आप इसको अकाल कह लीजिए या दुर्भिक्ष कह लीजिए। ठीक है, नो फैमिन। ठीक है, भारत में अकाल नहीं आता। 3 बातें मेगास्थनीज ने कही और 2 इंपॉर्टेंट बातें, और भी बातें कही, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात देखिए, मौर्यन एग्रीकल्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको एक शब्द याद रखना है, कौटिल्य ने, या तो कौटिल्य या अर्थशास्त्र है, उसमें लैंड को कहा गया है लैंड शुड बी अदैव मात्रिक। अदैव मात्रिक मीन्स, हाँ,
एग्रीकल्चर शुड बी पॉसिबल विदाउट रेन। ठीक है, यानी कि ऐसा लैंड हो जहां पे लैंड शुड बी सच दैट देयर एग्रीकल्चर मस्ट बी पॉसिबल विदाउट रेन। ठीक है, कि बिना बारिश के ही वहां पे खेती हो जाए, तो उसी लैंड को कहा जाता है अदैव मात्रिक। ये समझिएगा, बिना बारिश के अगर जिस लैंड पे खेती हो जाए तो उस लैंड को कहा जाएगा अदैव मात्रिक। ये आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर, न्यू लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, या न्यू लैंड शुड बी प्रोमोटेड फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए नए लैंड को, नई भूमि को प्रमोट किया जाना चाहिए, बिकॉज नई भूमि फर्टाइल होगी एंड दैट विल इंक्रीज द रेवेन्यू, इससे राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रमोशन की बात कही गई, ये कौटिल्य ने कहा है। ठीक है, यहां पे आप चाहें तो इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे मेगास्थनीज ने कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है क्या, जो बारिश होती है 2 बार होती है भारत में, वर्ष में 2 बार बारिश होती है, इसलिए भारतीय जो है 2 फसलों को काटते हैं, या 2 बार साल में, वर्ष में फसलों को काटते हैं। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन एग्रीकल्चरल लैंड, जनरली ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स इन इंडिया हैव मॉइस्चर ऑल द टाइम। ठीक है, दैट मेक सच लैंड फर्टाइल, उपजाऊ बना देती है। ठीक है, कई बार चीजें छूट जाती है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तीसरी बात देखिए, यहां पे नो फैमिन, थोड़ा मैं इसको और क्लियर लिखती हूं, नो फैमिन, बड़ा लिख दूं, नो फैमिन। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में अकाल नहीं आता था, लेकिन मेगास्थनीज की मैंने कई बार बताया है, अकाल नहीं आता था, दुर्भिक्ष नहीं आता था, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेगास्थनीज के कि ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे आपको सोर्सेज में शुरुआती दौर में, तो हमने सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख को पढ़ा था गोरखपुर का। उसके बाद हमने बोगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का महास्थान इंस्क्रिप्शन भी देखा था, और वहां ये चर्चा है दैट सीरियल्स यानी अन्न हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टाइम ऑफ फेमीन। अकाल के समय, उस समय जो गवर्नमेंट की ग्रैनरी है, ठीक है ना, गोडाउन है, वहां से सीरियल, अनाज, अन्न निकालकर बांटे गए थे। तो ये बातें गलत साबित होती है मेगास्थनीज की कि भारत में जो है अकाल नहीं आता था। दूसरी बात, भारत में एक अकाल नहीं आता था। दूसरी बात, इसके लिए हम अपना दूसरा स्टेटमेंट ये कह सकते हैं जिससे ये साबित होगा कि अकाल आता था। मेगास्थनीज की ये बात गलत है कि जब हम मौर्यन डायनेस्टी में ही पढ़ रहे थे, किसको, जैन धर्म जब पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था इसको, और मौर्यन डायनेस्टी में भी जब हम इसके फाउंडर, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे थे, तो वहां हमने बताया था कि ही वेंट टू साउथ इंडिया विद भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ ये गए थे साउथ इंडिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। और उस समय कहा जाता है कि 12 वर्ष का भीषण फेमीन या अकाल आया था मगध में, जिस समय भद्रबाहु के लीडरशिप में कुछ जो जैन मॉन्क्स थे वो चले गए थे साउथ इंडिया, और कुछ जो जैन मॉन्क्स थे वो स्थूलबाहु के लीडरशिप में मगध में ही रह गए थे। जो साउथ इंडिया गए, वो जो है वो दिगंबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहनते थे, और जो मगध में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि वो सफेद कपड़े पहनने लगे। और यहीं से जैन धर्म में 2 भाग हो गया, जैन धर्म में डिवीजन हो गया, स्प्लिट हो गया। एक रह गया दिगंबर जो कि साउथ इंडिया चले गए थे, और दूसरे रह गए स्थूलबाहु के लीडरशिप में मगध जो कि सफेद कपड़े पहनने लगे, तो ये श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर में स्प्लिट हो गया था जैन धर्म। तो ये इसका कनेक्शन उसी फेमीन से जुड़ा हुआ है। 12 वर्षों का जो फेमीन या अकाल या दुर्भिक्ष
जो भी कह लीजिए। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेगास्थनीज की ये बात भी गलत साबित होगी। तो हालांकि यहाँ हमें बस ये जानना है कि मेगास्थनीज ने क्या कहा और कौटिल्य ने क्या कहा, तो ये हमने समझ लिया। हाँ, आपको न्यू लैंड को ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर विदाउट लैंड, अदैव मात्रिक का मतलब एग्रीकल्चर विदाउट लैंड। यहाँ 2 टाइम्स रेन होता था साल में, इसलिए क्रॉप्स भी 2 बार काटे जाते थे। एग्रीकल्चरल लैंड जो है भारत का, वहां पे नमी बनी रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो भी, इसलिए ये फर्टाइल है, ठीक है। और भारत में फेमिन नहीं आती है, ये कहा था मेगास्थनीज ने, जिसको हमने गलत साबित किया, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर का रेवेन्यू था, हाँ, वो कैसे कलेक्ट होता था, रेवेन्यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। हालांकि इसको हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार सीक्वेंस के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। So let's move on. Now we'll talk about the land revenue regarding agriculture, ठीक है। लैंड रेवेन्यू तो यहीं से होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर रेवेन्यू की बात अगर है, देखिए यहीं पे हम कर रहे हैं रेवेन्यू की बात, यानी कि राजस्व की बात, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप यहां नोट करेंगे कि यहां पे समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता। और ये जो समाहर्ता है, ठीक है, ये जो समाहर्ता है, ठीक है, ये सर्वोच्च अधिकारी है कर निर्धारण का, ठीक है, राजस्व या कर निर्धारण का। सुप्रीम ऑफिशियल रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू के लिए देखिए बहुत बार ऐसा होता है, सुप्रीम बहुत बार ऐसा होता है, लास्ट का कोई लेटर छूट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बोलने के चक्कर में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। सुप्रीम ऑफिशियल रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, यानी यही जो है समाहर्ता, ये टैक्स फिक्स करेगा कितना टैक्स आएगा, और टैक्स के वसूली की जिम्मेदारी भी इसी की होगी, ठीक है। ये समाहर्ता जो है, हाँ, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे, समाहर्ता, ठीक है ना, समाहर्ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर रेवेन्यू के लिए 2 तरह के लैंड की बात की गई है, ठीक है, 2 तरह के लैंड की बात की गई है। एक लैंड है जिसको स्टेट लैंड या गवर्नमेंट लैंड कह दीजिए, गवर्नमेंट लैंड या स्टेट लैंड कह दीजिए, राज्य की भूमि कह दीजिए, ठीक है ना। और दूसरा है प्राइवेट लैंड, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो गवर्नमेंट लैंड है, इसको एक नाम और दिया गया है, सीता लैंड, ठीक है। मैं हिंदी में लिखता हूं, इंग्लिश में भी सीता लैंड इसको कहेंगे, सीता भूमि, इसी को कहेंगे सीता भूमि, सीता लैंड या सीता भूमि, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। इस लैंड को जो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड, इसको कहा जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा टेढ़ा नाम है, स्ववीर्योपजीवी, ठीक है ना, ये नाम दिया गया है। आ जाए, ठीक है, नहीं तो जानिए बस, ठीक है। ये प्राइवेट लैंड है। अब देखिए सीता लैंड से जो टैक्स आता था यहां से, हाँ, यहां से सीता लैंड से इसको सीता कर कहा जाता था, सीता टैक्स,
ठीक है, यहां से जो टैक्स आता था इसको सीता टैक्स कहा जाता था, ठीक है, सीता कर, ठीक है, यहां से जो टैक्स आएगा सीता कर कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए कौटिल्य ने क्या कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि गवर्नमेंट लैंड पे, देखिए कौटिल्य ने क्या कहा है, कौटिल्य ने कहा कि इस लैंड पे अगर फार्मर जो है, ठीक है, जो फार्मर है या पीजेंट है, ठीक है, किसान जो है, ठीक है, ये अगर अपना जो है प्लाउ शेयर लाएगा, हाँ मैंने जुताई का मतलब मैं हिंदी में लिखे जुताई की जिम्मेदारी खुद ले लेगा, उसका टूल लाएगा, प्लाविंग टूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लाविंग टूल कह लीजिए, हाँ उसको हल कह लीजिए, अगर हिंदी में कहें तो हल, हाँ इंग्लिश में इन द इंग्लिश यू विल से दिस प्लाविंग टूल, ठीक है। उसके बाद बुल या ऑक्सन, हाँ बैल या सांड जिससे कि खेत की जुताई कराई जाएगी, और सीड्स यानी कि बीज, अगर ये तीनों हो अपना इस्तेमाल करेगा, ठीक है, किसान जो है तीनों अपना इस्तेमाल करता है, तो किसान को मिलेगा कितना, तो जो अगर ऐसा होता है इस स्थिति में तो इसमें गवर्नमेंट को जाएगा 50% रेवेन्यू, और बाकी जो जाएगा 50% वो इस पीजेंट को चला जाएगा, किसान को, या किसान को ये चला जाएगा 50% रेवेन्यू, ठीक है, 50% रेवेन्यू चला जाएगा। यहां पे रेवेन्यू पहले लिख लीजिए, ये जो रेवेन्यू होगा मैं फिर से लिख देता हूं, तो इससे जो रेवेन्यू आएगा, ठीक है ना, तो रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को 50%, पीजेंट यानी किसान को 50%, ठीक है। ये बात है, ये किसने कहा, कौटिल्य ने कहा है, ठीक है, ये बात कौटिल्य ने कहा है। जबकि मेगास्थनीज, ये कौटिल्य का कहना है, जबकि गवर्नमेंट लैंड पे, इसी गवर्नमेंट लैंड पे मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज के साथ साथ कुछ यूनानी राइटर भी हैं जैसे स्ट्रेबो हो गए, एरियन हो गए, उन्होंने भी कहा है कि यहां पर जो रेवेन्यू होगा ये 1/4 होगा, हाँ यानी कि 25% ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज का कहना है और ये कौटिल्य का कहना है, ठीक है, कि अगर किसान अपना हल बैल और बीज लेके आता है तो रेवेन्यू जो होगा इससे गवर्नमेंट को 50% जाएगा और पीजेंट को 50% जाएगा। लेकिन समझ लीजिए यदि किसान अपना लेके नहीं आता है, ठीक है, किसान अगर अपना लेके नहीं आता है, या यहां मैं ये भी किसान का अपना होगा, ओन होगा किसान का, ठीक है, ओन किसान का अपना होगा, तो ये तीनों चीजें, ठीक है ना, ये तीनों चीजें, ये आप ऐसे कर लीजिए, ये तीनों चीजें, ठीक है, अगर किसान का होगा तब रेवेन्यू 50% गवर्नमेंट, 50% किसान को चला जाएगा। लेकिन अगर ये अपना नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली 100% चला जाएगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे खेती कर रहा है, हाँ गवर्नमेंट लैंड पे, उसको कुछ नगद पैसा या जो भी है, हाँ मेहनताना जो है, हाँ रिम्यूनरेशन जो है खेती करने के लिए, वो सर्विस के लिए वो कुछ पैसा देगी, ठीक है, मनी देगी, तो इस तरह से होगा, ठीक है। यहां पर जो प्राइवेट लैंड है, ठीक है, प्राइवेट लैंड के में जो इसके ओनर होंगे या लैंडलॉर्ड होंगे, ठीक है, लैंडलॉर्ड, इन्हीं को कहा जाएगा किसान भी उस समय, या किसान, ठीक है ना, या भूमि के स्वामी, ठीक है,
ये कौन थे भाई? देखिए इनका नाम था कुछ, नाम क्या था इनका? नाम था उपवास, क्षेत्रक, स्वकाम्य। पहले भी बता चुका हूं मैं, उपवास, क्षेत्रक और स्वकाम्य। ये प्राइवेट लैंड है। तो प्राइवेट लैंड पे आपको जनरली जो टैक्स होगा, जो टैक्स है वो जनरली जो है, सामान्यतः जो टैक्स है जनरली, यानी सामान्यतः 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी आपको क्या होगा? 16th पार्ट, आप लिख सकते हैं 16th पार्ट, 16वां हिस्सा, या समटाइम्स, कभी कभी, हाँ कभी कभी आप लिख सकते हैं, कभी कभी ये 1/4 भी होता था, यानी 25% होता था, लेकिन ये कभी कभी होता था, सामान्यतः 1/6। ठीक है, तो ये आपको रेवेन्यू की बात थी, तो यहां हमने रेवेन्यू को भी जान लिया। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू व्यवस्था में गवर्नमेंट लैंड होगा, तो गवर्नमेंट लैंड को कहा जाएगा सीता लैंड, सॉरी गवर्नमेंट लैंड को यहां पे लिखा हमने सीता लैंड, सीता भूमि, और इससे जो टैक्स आएगा उसको सीता टैक्स कह दिया जाएगा। ठीक है, इसको सीता टैक्स कह दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा कि अगर पीजेंट या किसान जो है, फार्मर जो है, यदि ये अपना लाता है क्या? हल, बैल, बीज, यानी कि प्लाविंग टूल, खेत जोतने का जो टूल होगा जिसको हल कहा जाता है, बैल, ऑक्सेन और बुल जो भी कह लें, जो कि जुताई में काम आते हैं, लैंड की जुताई में, प्लाविंग में, और सीड्स यानी बीज, अगर किसान अपना लेके आता है तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा सरकार में और किसमें? किसानों में। 50%, 50% गवर्नमेंट और 50% जाएगा किसको? किसानों को। लेकिन अगर अपना नहीं लाएगा तो 100% गवर्नमेंट को चला जाएगा और गवर्नमेंट इन किसानों को कुछ पैसा देगी, रिम्यूनरेशन देगी। हाँ, गवर्नमेंट विल पे रिम्यूनरेशन फॉर दिस, फॉर द सर्विसेज ऑफ द दिस पीजेंट्स। ओके, लेकिन यही मेगास्थनीज कहता है कि इसी लैंड पे, मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 जो है वो टैक्स लिया जाता था। ठीक है, सॉरी, मेगास्थनीज के अनुसार इस ऐसे देखिए, मेगास्थनीज जो टैक्स है, ये जो टैक्स है, सॉरी ये जो टैक्स है, ठीक है, ये मेगास्थनीज कह रहा है कितना? 1/4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक, प्राइवेट लैंड है, पहले बता चुका हूं, प्राइवेट लैंड को स्वविर्योपजीवी, थोड़ा टेढ़ा नाम है। ठीक है, स्वविर्योपजीवी कहा जाता था। यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है, किसान है या भूमि के स्वामी हैं, हाँ, दे आर कॉल्ड उपवास और क्षेत्रक और स्वकाम, ये तीनों नाम आते हैं, कहीं आ जाए आपको। ठीक है, कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये? तो लैंडलॉर्ड्स के लिए या पीजेंट के लिए, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। तो ये अब यहाँ पे जो टैक्स है, द टैक्स इज जनरली, सामान्यतः 1/6 और 16th पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, जनरली सामान्यतः, बट इन द रेयर केसेस समटाइम्स इट इज 1/4 और 25%। ओके, 25%। तो ये हमने जान लिया रेवेन्यू को भी, और यहाँ पे समाहर्ता को आपको ध्यान रखना है, ये पहले भी बता चुका हूं, ही इज द सुप्रीम ऑफिशियल रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन एंड फिक्सेशन बोथ। ठीक है, समाहर्ता को ऐसे ही कहेंगे इंग्लिश में, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ेंगे, सो लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल टॉक अबाउट, विल डिस्कस अबाउट सेतु बंध। व्हाट इज सेतु बंध ऑल अबाउट? तो ये हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर में सेतु बंध। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे सेतु बंध। सेतु बंध, ठीक है, देखिए सेतु बंध क्या था, समझिएगा इसको। सेतु बंध जो है वो
इरिगेशन फैसिलिटी हाँ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, या आप सीधे इसको लिखें इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और स्टेट, जो भी कह ले, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार हाँ या राज्य जो सिंचाई की सुविधा अवेलेबल करा रही है किसानों को। देखिए उस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती थी, तो उनको जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, राज्य है, वो प्रोवाइड कर देती थी। कैसे? थ्रू द पॉन्ड। ठीक है, ये आपको पॉन्ड्स हो गए, यानी कि आपको पॉन्ड्स का मतलब तालाब हो गया, कुएं हो गए, ठीक है, वेल्स, उसके बाद आपको लेक्स। तो ये ऐसे डैम बनाकर पानी इकट्ठा किया गया, हाँ, बांध बना के, और तब आपको यही सेतु बंध का काम करेंगे। सरकार के द्वारा पॉन्ड बनाया जाएगा सिंचाई के लिए, कुएं और लेक्स। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा, सरकार के द्वारा किसानों को हाँ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सबके पास अपनी सुविधा नहीं हो पाती, लेकिन हाँ इसके लिए भी कुछ टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो सेतु बंध के लिए भी कुछ टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और इसके लिए एक सेपरेट टैक्स था, इस व्यवस्था के लिए, इसके लिए एक सेपरेट टैक्स था, अलग से सेपरेट टैक्स। और ये टैक्स जो होता था दैट इज 1/5 to 1/3, 1/5 to 1/3 तक। ठीक है, 1/5 to 1/3 तक ये होता था ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये एक इरिगेशन फैसिलिटी था। ठीक है, अब इस तरह के सेतुबंध के टैक्स का जो एग्जाम्पल है, इसका जो इस टैक्स का जो एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हाँ, एंड दैट इज इस तरह के सेतुबंध का जो सबसे एग्जाम्पल, खाली लिखिए सेतुबंध, तो इसका एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है सबसे बढ़िया है सौराष्ट्र का सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील। हमने बताया था सुदर्शन झील की चर्चा हमने बार बार की है सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में यहीं पे देखिए, ठीक है ना, यहीं पे सुदर्शन झील सौराष्ट्र में हमने चर्चा की थी। ठीक है ना, यहाँ पे सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की चर्चा की थी, और जिसे कब बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था इसी सुदर्शन लेक को। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था। और इस समय जो यहाँ का गवर्नर था, एक अर्ध स्वायत्त प्रांत था। हमने जब पढ़ाया है आपको पिछले वीडियो में, वहां हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन की जब चर्चा की थी, प्रांतीय प्रशासन की, वहां पर हमने बताया था कि कुछ आपको ऑटोनोमस, हाँ, पूर्ण स्वायत्त जो थे वो प्रोविंस थे। जैसे आपको तोसली हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है, उज्जैन हो गया, और आपको तक्षशिला हो गया। ठीक है, उत्तरापथ जिसको कहा जाता था, उत्तरापथ की राजधानी थी बेसिकली तक्षशिला। 4-5 थे। ठीक है, प्राची पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उसके अलावा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो इस तरह से हमने बताया था कि आपके 5 जो थे वो स्वायत्त प्रांत थे, ऑटोनोमस प्रोविंसेस थे, जिनको चक्र भी कहा जाता था, प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन वाले पार्ट में हमने बताया था। ठीक है, तक्षशिला पूर्वी प्रदेश, ठीक है, उसके अलावा हमने बताया था अवंती, और आपको तोसली, कलिंग वाला क्षेत्र जो है तोसली, और उसके बाद हमने बताया था दक्षिणापथ। तो ये उत्तरापथ, दक्षिणापथ, तोसली 3 हो गए, पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और हमने बताया था ये उत्तरापथ, और उत्तरापथ, फिर आपको पूर्वी प्रदेश, हाँ, अवंती जिसको जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो उत्तरापथ, अवंती, पूर्वी प्रदेश, ठीक है, तोसली और
पूर्वी प्रदेश को प्राची भी कहा जाता था, और तोसली के बाद आपको दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो ये आपको 5 प्रांत वहां पे मैंने बता दिया है, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया। और ये 5 प्रांत जो थे ये पूर्णतः यानी कंप्लीटली ऑटोनॉमस थे, और कुछ सेमी इंडिपेंडेंट या सेमी ऑटोनॉमस जो कहेंगे, अर्ध स्वायत्त, उसमें आपको गिरनार था, ठीक है, हमने बताया था। हाँ, गिरनार वाला क्षेत्र में ही, गिरनार वाले क्षेत्र में ही, गिरनार का ही क्षेत्र जो सौराष्ट्र में गिरनार के क्षेत्र में ही आपको आएगा, सुदर्शन लेक का की जो चर्चा थी, ठीक है, वो हमने की थी। तो हमने 4 प्रांत आपको बताए थे उस समय जो कि अर्ध स्वायत्त थे, तो उसमें आपको गिरनार भी हमने बताया था। और यहाँ के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य। देखिए, पुष्यगुप्त वैश्य, ये जो थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने ही बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गवर्नर। देखिए, गवर्नर पूरा लिखिए इसको, गवर्नर, ठीक है। सौराष्ट्र के पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करते थे क्या, गवर्नर, जो कि एक अर्ध स्वायत्त प्रांत था, गिरनार वाला क्षेत्र जो है, ठीक है। तो वहां के गवर्नर हुआ करते थे किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बाद में अशोक के समय भी इसकी रिपेयरिंग कराई गई थी, बाद में रुद्रदामन ने भी किया था, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में तो हाँ, रुद्रदामन की भी चर्चा होगी। पहले भी हम रुद्रदामन की चर्चा कर चुके हैं, उसी सौराष्ट्र में जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख है, जो कि एक सोर्सेज है, हाँ, एक सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यन डायनेस्टी को जानने का। तो वहां हमने देखा था। तो सुदर्शन लेक एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बड़ा कह रहा है, बहुत अच्छा एक उदाहरण है, ठीक है, सेतु बंध का, ठीक है। तो सेतु बंध में क्या होता था, गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती थी, ठीक है, सिंचाई की, ठीक है, बिल्ट बाय, ये सुदर्शन लेक बिल्ट बाय, बनवाया गया पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, ठीक है। यही अशोक के समय, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक के समय आपको यवनराज तुषास्त्र यहाँ के गवर्नर रहेंगे, ठीक है। तो सौराष्ट्र के, तो वहां भी उस समय भी कुछ रिपेयरिंग वर्क कराया गया था इसका, सुदर्शन झील का। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक एग्जाम्पल है किसका, सेतु बंध का, ठीक है। सेतु बंध का मतलब ये पॉन्ड बनाए जाएंगे, कुआं और लेक, ये राज्य के द्वारा सिंचाई की सुविधा दी जाएगी किसानों को, और इसमें इसके लिए एक सेपरेट टैक्स लिया जाएगा, 1/5 से 1/3 तक का ये टैक्स होता था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी सेतु बंध के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, बस छोटी सी, वो हम ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। हमने जो इकोनॉमी शुरू किया आज, ठीक है, मौर्यन इकोनॉमी में यानी कि अर्थव्यवस्था में हमने जो पॉइंट देखा आज, तो हमने देखा सबसे पहले हमने देखा इसमें, यहां पे हमने देखा सबसे पहले एग्रीकल्चर, और अब हम देख रहे हैं फॉरेस्ट यानी कि वन या जंगल। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, छोटी सी जानकारी है, ज्यादा जानकारी इसमें है नहीं। देखिए, जंगल के बारे में क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि 2 तरह के जंगल थे, ठीक है। ये जंगल 2 तरह के थे, एक कहा जाता था हस्ती वन, मतलब हाथियों का जंगल, हाँ, फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स, ये 2 भागों में बांटा गया था। और एक द्रव्य वन, कई बार इंग्लिश में भी द्रव्य वन आ जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हस्ती वन आ जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट फॉर मटीरियल्स। मटीरियल्स का मतलब इसमें आपको, यहां तो हाथियों का उपयोग होगा वार में, ठीक है, यहां से जो हाथी मिलेंगे इनका वार में यानी कि युद्ध में इस्तेमाल होता था, ठीक है। और
युद्ध में होगा, और भी जो मान लीजिए कि रसद वसद पहुंचाने में भी, सामान लादने में, तो हो सकता है कि हाथियों का इस्तेमाल होता हो, लेकिन हाथियों का इस्तेमाल ज्यादातर युद्ध में होता था। ठीक है। और द्रव्यवन, जो कि मटेरियल जहां से कुछ मिलेंगे, जैसे कि यहां से टिम्बर या वुड, हाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे वुड, टिम्बर, ठीक है, लकड़ियां मिल जाएंगी। और जंगलों में कई जगह, कई बार ना जंगलों में आपको लोहा तांबा भी मिल जाता था। ठीक है, तो आपको आयरन, कॉपर, तो ये सब मिलेंगे। तो देखिए लकड़ी का इस्तेमाल होगा आपको बहुत सारे क्राफ्ट्स में इस्तेमाल होगा, लकड़ी का क्राफ्ट्स में इस्तेमाल होगा। ठीक है, आयरन का भी इस्तेमाल होगा क्राफ्ट्स में, आयरन और कॉपर का। इसके अलावा आयरन और कॉपर का इस्तेमाल कॉइन्स बनाने में आपको, वैसे माइन भी मिलेंगे आपको आयरन और कॉपर के। ठीक है, जब हम मतलब खनन वाले खानों वाले पार्ट में जाएंगे, माइनिंग वाले में, तो वहां पे मिलेगा। तो आयरन से जैसे कि शील्ड बनाया जाएगा, ढाल लड़ाई में लड़ने के लिए। ठीक है, और सिक्के बनाए जाएंगे आयरन और कॉपर के। जनरली आयरन के तो हथियार ही बनाए जाते थे, लेकिन सिक्के आपके कॉपर के बनेंगे, गोल्ड के, वो मैं बताऊंगा। तो ये सब भी चीजें मिलती थी। तो एक तो द्रव्यवन दो पार्ट में बांटा गया था जंगल को। हाँ, और इस पे जो है जंगल पे गवर्नमेंट का की अथॉरिटी जो होती थी, अथॉरिटी पूरी तरह से किसकी होगी? तो गवर्नमेंट की होगी, स्टेट की होगी। गवर्नमेंट का मतलब स्टेट की होगी। तो दो तरह के वन आप देखेंगे, एक तो हस्ती वन, जिसे फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स, ठीक है, या फॉरेस्ट ऑफ एलिफेंट्स कह लें, फॉरेस्ट ऑफ एलिफेंट्स, हस्ती वन और द्रव्य वन। फॉरेस्ट ऑफ, फॉर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल्स का फॉरेस्ट, द्रव्य वन जहां कुछ सामान गुड्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें, कई बार जंगल में आयरन और कॉपर भी मिल जाता था। ठीक है, तो दो पार्ट में आप देख लीजिए, पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, तो दो पार्ट में वहां पे हस्ती वन हाथियों का और द्रव्य वन मटेरियल्स के लिए फॉरेस्ट है। आयरन का इस्तेमाल जनरली विपन्स, ढाल, शील्ड बनाने में। कॉपर का इस्तेमाल भी आयरन बनाने में, वो वेपन्स बनाने में, हथियार बनाने में होता था, लेकिन कॉपर का इस्तेमाल इसके अलावा आपको हो सकता है कि कॉइन्स बनाने में भी होता हो, बर्तन बनाने में होगा लोहे का और कॉपर का इस्तेमाल। तो ये सब आपको जानना होगा। आगे जब हम माइनिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको गोल्ड के बारे में, गोल्ड, कॉपर, आयरन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे। ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इकोनॉमी हमारा खत्म हो जाएगा। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर देख लिया, फॉरेस्ट देख लिया। तो इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट है इकोनॉमी का, मौर्यन एम्पायर का, वो खत्म हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।